कि पिथौरागढ़ की भीड़ में, डंगरियाओं की चीर में मैं देखता हूँ खुद को भी गिरे हुए ज़मीर में। आशक्त हूँ, सशक्त हूँ, न जाने क्यों विलुप्त हूँ, गिरा पड़ा धरा में जो मैं इतने में ही तृप्त हूँ। भगवान का मैं भक्त हूँ, उमलता हुआ रक्त हूँ, तू तोड़ मुझे कोशिश कर, मैं तुझसे ज्यादा सख्त हूँ। सरकार की इसी ढील में, रई की बनती झील में, तहसील के हर कील में, बस हो रहा जलील में। मैं जंगलों की आग हूँ, मैं खत्म होते बाग हूँ, खेतों का हरिया साग हूँ, मैं जागरों का राग हूँ, मैं छलियाओं की हूँ छलक, पवित्रता की हूँ झलक, मैं मालटा में चूक हूँ, दाड़िन का लंगा रूख हूँ, मैं भरता नहीं हूँ कभी गरीबों की मैं भूख हूँ, गरीबों की मैं भूख हूँ। बारिश में कभी लिखता हूँ तो बस्तड़ी की बाढ़ लिखता हूँ, मैं अपनी कविताओं में पहाड़ लिखता हूँ। थैंक यू। यार आज हमारा पिथौरागढ़ का दूसरा दिन है और आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिसका नाम है अजय ओली, जो आपको पिथौरागढ़ की सड़कों पर नंगे पांव चलता मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा काम कर रहा है भिक्षावृत्ति के विरोध में। उसका काम है बच्चों की शिक्षा को लेकर वो नवाचार कर रहा है। उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी योजनाएं हैं और अपने लक्ष्य हैं। उन तक को पहुंचने के लिए हमेशा तैयार दिखता है। तो देखते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। कैसी बात होती है, अच्छी लगेगी, बुरी लगेगी, सब बताना हमको, क्योंकि हमको आपके रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। चलो। भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। जब दुनिया इतनी क्रूर हो गया है, समाज इतना क्रूर हो गया है, तो वो और मानवीय मूल्य इतने निचले स्तर पे हैं, तो ये समझ पाएंगे लोग नंगे पाँव का मतलब। बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। मतलब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जनरल इंटरेक्शन है, तो मुझे आपको ये बताना है कि नंगे पाँव चलने का मोटिव ये नहीं है कि लोग कुछ समझें। ये बड़ी अवधारणा है कि लोगों को लगता है कि शायद इसलिए नंगे पाँव चल रहा है कि लोगों को पता चले कि ये कुछ कर रहा है, बट ये है नहीं। नंगे पाँव इसलिए है ताकि मैं ना बदलूं। जो मैं हूँ, मैं हमेशा धरती से जुड़ा रहता हूँ और पहले स्थिति कुछ और थी। बहुत एक अच्छे खासे बैकग्राउंड से हूँ मैं, अच्छी खासी एजुकेशन है मेरी, अच्छा खासा पैकेज, अच्छा खासा बिजनेस लेफ्ट किया है, तब इस सेक्टर में हूँ। तो मुझे पता है कि एक ग्लैमरस इंडस्ट्री से बाहर निकलना कितना मुश्किल है। जब आप एक महीने में 1.5 लाख 2 लाख रुपए अर्न कर रहे हो और फिर आपकी हालत कभी ऐसी भी आती है कि आपको 4 लोगों से मांगना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए, तो इन दोनों चीजों में सामंजस्य बिठाना ये सबसे बड़ी चीज है। तो ये मेरे लिए है कि परिस्थिति कैसी भी आए तो मैं नहीं झुकूंगा। मैंने अगर प्रण लिया है कि मैं काम करूंगा तो मैं करूंगा, बस इतनी सी बात है। और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये मेरे लिए, ये मुझे मोटिवेट करता है। और मुझे पता चलता है कि भारत में 2 करोड़ बच्चा है जिसके पास बेसिक एमिनिटीज नहीं है, बेसिक चीजें नहीं है, भले वो खाना हो, चप्पल हो या कपड़े हो। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ सेक्रीफाइस करूंगा, मैं कोई त्याग करूंगा, तो मैं एटलीस्ट अपने हिस्से का 4 बच्चों में दे सकता हूँ, बांट सकता हूँ। यही मतलब मेरा फील है। मजा आ रहा है इसको करने में? बहुत मजा आ रहा है। 8वां साल रनिंग है। मैं करीब 1.5 लाख किलोमीटर से ऊपर की यात्राएं कर चुका हूँ देश में, और जब लोगों से मिलता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। सर्दी, गर्मी, पथरीला भी यहाँ पर भी। ये रास्ता जब देखा था तो मैंने कहा यार पीडब्ल्यूडी वालों थोड़ा रास्ता तो अच्छा बना देते, रोडियां क्यों रखी हैं। तो मतलब वो फील जो है वो समझ आता है अच्छे से। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। प्रेम विवाह किया या अरेंज मैरिज थी? मैरिज अरेंज ही है। लेकिन हाँ, पहले से इंटरेक्शन था। तो फिर पेरेंट्स से बात की, उनको भी सही लगा, तो ठीक है, आगे बढ़ गए। सही लग रहा है? हाँ, बढ़िया है, अच्छा बढ़िया, सही, बहुत ही बढ़िया। अब आप बच्चों पे काम कर रहे हैं जी। और स्कूल खोला है आपने, प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी की एक शर्त भी है, प्रवेश शुल्क नहीं लूंगा, ये मैं आपकी आईडी पे देख रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा का निजीकरण का सवाल है। और निजीकरण, और आप वहां पे ये भी लिख रहे हैं कि लोक संस्कृति पे भी हम काम कर रहे हैं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक विषय है। बिल्कुल। तो जब निजीकरण लोक को तोड़ता है, लोक यानी कि समूह को तोड़ रहा है, समूह को तोड़ते ही आदमी व्यक्तिगत हो रहा है। ठीक है, तो ये निजीकरण वाली शिक्षा को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज इस दुनिया में ऐसी नहीं है
इसका निजीकरण नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाएगा। कोई भी चीज होगी इस लाइफ में, है ना। इम्पोर्टेंस क्रिएट करना बड़ा जरूरी है। नहीं, कोई भी चीज में मेरा एक यहाँ पे कंसर्न है कि शिक्षा, नहीं देखिए, कोई भी चीज के अंदर शिक्षा कैसे आ सकती नहीं है? शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या कोई भी चीज हो, किसी भी चीज का दोहन नहीं होना चाहिए। मुद्दा खाली इतना है। मैं बहुत ज्यादा इस पे इसलिए भी नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है और उसी सेक्टर में मैं हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बहुत सारी ऐसी एंटरप्राइजेस होती हैं जो आपको चार्ज कर रही हैं फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज, बट उसका वर्थ आपको नहीं दे रही। जो हमने स्टार्ट किया उसका मुद्दा ही बिल्कुल डिफरेंट है। आप कभी विजिट करेंगे या हमारे पेरेंट्स से आप बात करेंगे, लाइक मुझे लगता है कि वो 1800, 1500, 500, 1000 जो भी हम उनसे चार्ज कर रहे हैं वो उनकी एजुकेशन के लिए नहीं है, वो उनकी सर्विसेज के लिए। एजुकेशन का तो कोई चार्ज ही नहीं है हमारे यहाँ। एजुकेशन का चार्ज इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैं खुद इसी सेक्टर से हूँ। मुझे पता है किस चीज का चार्ज होना चाहिए, किस चीज का नहीं। बिल्कुल। आप हमारे स्कूल में आए, भले ही आप इसमें आए या कहीं जहां मैं अपनी तरफ से चार्ज लगा के चीजें करता हूँ वहां आए, हर चीज कैमरा कॉन्शियस जोन पे है। पेरेंट्स अपने घर से अपने बच्चों को देख सकते हैं, इसका चार्ज है। हर क्लास स्मार्ट क्लास है जी, उसका चार्ज है। हर दिन योग डिफेंस क्लासेस होती हैं, उसका चार्ज है। कुकिंग एज अ सब्जेक्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अच्छा, उसका चार्ज है। म्यूजिक डांस एज अ सब्जेक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है। 3 लाख का सेटअप सिर्फ म्यूजिक के लिए तैयार किया है ताकि बच्चा खुश होकर वो चीज सीखे, उसको मजे करे, एंजॉय करे। हर चीज की एक डेप्रिसिएशन कॉस्ट है। अगर आज मैं किसी चीज पे 3 लाख लगा रहा हूं तो कल उसका डेप्रिसिएशन होकर वो 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000 तक भी पहुंचेगा। तो ये इस कॉस्ट को आप कैसे फुलफिल करेंगे, उसका चार्ज है। एजुकेशन का कोई चार्ज नहीं है। एजुकेशन तो मुझे लगता है कि ज्ञान भगवान बुद्ध को भी हुआ, क्या चार्ज था उसका? कोई चार्ज नहीं। आत्मज्ञान है, हर बच्चे को सिर्फ आत्मज्ञान होता है। अब आप उसको सिर्फ दिशा देते हैं, एक जगह देते हैं। जिस प्रमाइसिस में हम लोग ये काम कर रहे हैं उसका रेंट 1 लाख रुपए है फॉर एग्जाम्पल। ठीक, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हाँ। आप उसको सही में भी है, अच्छा, सही में भी है, ठीक है। 97,000 चार्ज है, 3-5,000 इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्स्ट्रा मिसलेनियस मान लीजिए। तो उसको आप कैसे फुलफिल करेंगे, उसका चार्ज है। एजुकेशन का कोई चार्ज नहीं। और अजय ओली एजुकेशन को क्या समझ रहे हैं? एजुकेशन मतलब जो डीप उनकी थिंकिंग है वहां से वो एजुकेशन को क्या समझ रहे हैं, और वो जो बच्चों को आप ट्रेंड कर रहे हैं, ट्रेंड कहूँ क्या सही रहेगा? ट्रेंड देखिए, मैं क्योंकि आपने आत्मज्ञान की बात कर ली है तो ट्रेंड कहना सही रहेगा मेरे लिए? ट्रेंड नहीं। आप देखिए, हमारा जो पुराण है उसमें कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो अगर मैं ब्रह्म हूँ तो मुझे कौन ट्रेन कर सकता है? मुझे कोई ट्रेन नहीं कर सकता, मैं तो खुद ही विधाता हूँ। बिल्कुल, है ना। मेरे हिसाब से हर बच्चा जो भी इस दुनिया में है या जिसके अंदर परमात्मा का अंश है, भले वो किसी भी धर्म से हो, जात से हो, किसी भी जगह से हो, उसके अंदर खुद ही ज्ञान है। हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं, डायरेक्शन। ट्रेनिंग आप उनको देते हैं जो एमबीए प्रोफेशनल्स हैं या किसी लैब टेक्नीशियन के प्रोफेशनल्स हैं या कोई प्रोफेशनल सेक्टर जहां पर हमको लोगों से नौकरी करवानी है। आप आज से 4 दिन में जो चीज देखेंगे वो चीज अपने आप में बहुत बेहतरीन होगी। हम वो कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं जो शायद अभी तक उत्तराखंड में तो नहीं होगा। मैं सर्च तो पूरे इंडिया में कर रहा था, मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन बहुत बार चीजें हो रही होती हैं लेकिन समाज में नहीं आती। तो वो चीज हम लेके आ रहे हैं। अभी से सिर्फ 5 दिन में आपको खबर मुझे लगता है कि अखबार के हर पन्ने पे मिलेगी, या अखबार नहीं छापेंगे तो ठीक है, सब अच्छे लोग हैं। हाँ। लेकिन फिर भी अगर नहीं आई तो कहीं ना कहीं तो आपको दिख जाएगी और आपको लगेगा भाई वाह, ये लोग ट्रेन नहीं कर रहे, ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे की ओरिजिनलिटी है उससे उसको रूबरू करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये एजुकेशन नहीं है, ये एजुकेशन नहीं है ना। ये उन बच्चों का सेल्फ रियलाइजेशन है जो भगवान बुद्ध को हुआ होगा या स्वामी विवेकानंद को हुआ होगा या हर उस महापुरुष को हुआ होगा जिसने समाज से हटकर समाज के लिए काम किया। ये आपके विद्यालय में कितने बच्चे, कितनी एज तक के बच्चे पढ़ रहे हैं? अभी हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो नियरली 7 इयर्स तक के बच्चे हैं। हाँ। 7 साल तक के। तो 7 साल से ही बुद्ध बनाने की प्रैक्टिस है? बुद्ध नहीं, हाँ। बुद्ध वो है, बुद्ध तो कोई अब बन ही नहीं सकता। हाँ। है ना। हाँ। अब वो या तो रिया बनेगी या अजय बनेगा, है ना, या रमेश बनेगा या एंजल बनेगी, जो उनका नाम होगा, जो उनके अंदर सामर्थ्य होगा वो बनेंगे। मैं इस चीज में विश्वास ही नहीं रखता कि मुझे ये बनना है या मुझे वो बनाना है, नहीं। मैंने कहा ना अहम ब्रह्मास्मि मैं हूं, तो मैं इतना पोटेंशियल तैयार कर लूं कि बच्चा
हर्ष काफर बन जाए। हम्म आप समझ रहे हैं? हम्म ये आप ही कर सकते हैं। आपकी जो अदाएं हैं, आपका जो लहजा है वो मेरे अंदर नहीं आएगा, और जो मेरा लहजा है वो किसी के अंदर नहीं आएगा। तो ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे ऐसा लगता है। ये जो है क्वेश्चन मेरा थोड़ा गड़बड़ा गया क्योंकि आपने बीच में बहुत सारी चीजें कह दी। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बच्चे हैं जी। और आप कह रहे हो कि ये टेक्नोलॉजी को मतलब अपन थोड़ा हटाते हैं, और फिर मूल क्या है, मतलब मूल विचार क्या है आपका, कि अगर टेक्नोलॉजी सारी हटा दी जाए, क्योंकि बेसिकली आप टेक्नोलॉजी के साथ भी खेल रहे हैं, जी। ठीक है, और जो जरूरी भी है, अगर मैं ये टेक्नोलॉजी हटा दूं और ये सब कुछ हटा दूं, बच्चे और आप शिक्षक और छात्र हैं, उसके बाद मूल क्या है आपके पास? देखिए, सबसे पहली चीज, टेक्नोलॉजी को हटाना नहीं, मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि मूल विचार क्या है? मूल विचार सिर्फ इंसान बना देना है, बस। मैं कह रहा हूँ कि नहीं बनाना उनको बड़ा IAS PCS, नहीं बनाना कोई बहुत बड़ा इंजीनियर या डॉक्टर, सिर्फ इंसान बनाना है। अगर हाँ, ये इंसान कौन होता है, मैं ये जानना चाहूंगा। अगर इंसान पहले कंप्लीट आपकी नजर से, अगर वो कंप्लीट कर दिया, मतलब इंसान बनाना कंप्लीट कर दिया, तो समझ लीजिए जो बनना चाहेगा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब जो आपका प्रश्न है, ये बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है कि इंसान कौन होता है ना? इसकी डेफिनेशन जो मेरी नजरों में है वो बड़ी सिंपल सी है। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो समाज के लिए बेहतरीन है या समाज आपसे खुश है, तो आप समझ लीजिए कि आप एक अच्छे इंसान हैं। बस मेरे लिए इतनी डेफिनेशन है कि जो परमात्मा का दिया हुआ काम इस संसार में आके कर रहा है, इंसान वही है। यहाँ पे मेरे को ये समझ आ रहा है कि आप उसको बहुत अच्छा बता रहे हैं, इंसान को। हाँ, नहीं, आप नहीं, आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब कुछ जी, सब कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं बुरा भी बहुत पढ़ाता हूँ, मान लेते हैं, पहले मैं अच्छे पे बात कर लेता हूँ। जी। तो जब वो घर जाता है तो घर में उसे पढ़ाया जाता है समाज। अब ये द्वंद है उसके अंदर कि मास्टर सही बता रहा है या मम्मी पापा सही बता रहे हैं। इस द्वंद उसे कैसे निकले वो? देखिए, ये मुझे लगता है ना कि आपके जितने भी प्रश्न हैं या जो भी आप बात कर रहे हैं, ये आप कहीं ना कहीं वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं जो मेरे अंदर है। ये बिल्कुल। मैं एक फोन ले लूं, ये लग रहा है चार बार बज गया। बिल्कुल, एक सेकंड, सॉरी। मेरा क्वेश्चन वही है अभी भी, मैं कहो तो मैं दोबारा फ्रेम कर नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। आपने बोला कि स्कूल में मास्टर कुछ और पढ़ा रहा है और घर में वो कुछ और देखता है। घर में वो समाज पढ़ रहा है, क्योंकि बेसिकली जाना उसको समाज में है। तो अब कहाँ द्वंद्व तो फंस रहा है ना सर। मैं आपको एक गजब बात बताऊं। हाँ। मेरी आदत जो है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने शब्दों से या अपनी कर्मों से किसी चीज का करते हैं। मुझे लगता है कि मैं पहला काम ऐसा करूं कि सारे आंसर उसी में आए। मैंने आपको पहली लाइन क्या बोली, अहम ब्रह्मास्मि में। पोटेंशियल, ऑप्टिमम पोटेंशियल अगर एनालाइज कर लिया तो मेरा शक्ति क्या है? मेरा शक्ति है कि मैं पहचानता हूं क्या सही है और क्या गलत। बस बच्चों को नहीं, आपने किस उम्र में पहचानी अपनी पोटेंशियल? वही मैं आपको बता रहा हूं ना। बच्चों को ट्रेन नहीं कर रहे, बच्चों को ट्रेन नहीं कर रहे, बच्चों को सेल्फ एनालाइज करवा रहे हैं। ठीक है। जिस समय या जिस दिन उन्होंने ये एनालाइज कर लिया कि या उनके अंदर ये शक्ति आ गया ये समझने का कि क्या सही है या क्या गलत, समझ लीजिए काम हो गया। इतना ही। अब आप कह रहे हैं कि आप कब समझे? मैं तो समझा ही नहीं। अच्छा, मैं तो समझा ही नहीं, है ना? बहुत बढ़िया। मैं तो समझा ही नहीं कभी। क्यों नहीं समझा? क्योंकि मैं उसी समाज का हिस्सा था जिस समाज की आप बात कर रहे हैं। मेरे तो टीचर भी ऐसे नहीं हुए। एक गुरु मुझे जब मिले ना 11वीं क्लास में, तो वो जानते थे कि मैं किस रस का इंसान हूं। तो मुझसे जब क्लास में आए तो बोले अजय एक शायरी सुनाओ। 11वीं क्लास में, उम्र मात्र 16 साल, वो भी पूरी नहीं, है ना? अब मैं शायरी तो अभी नहीं सुनाऊंगा, वो बड़ी रोमांटिक शायरी हुआ करती। कोई बात नहीं, रोमांटिक हमारा तो बहुत आम बातचीत चल रही है। मैं वो सुनाऊंगा, कविताएं जरूर सुनाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, वो वाली नहीं। बताएं। तो उन्होंने शायरी सुनाओ कहा, तो मैंने पहले दिन वो 4 लाइनें रखी, और उस 4 लाइन के बाद वो इतने बेहतरीन, मोहम्मद ईसा उनका नाम था, और जम्मू कश्मीर की बात है, श्रीनगर की। उस दिन के बाद रोज स्कूल का जो शुरुआत होती थी, क्लास टीचर थे हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट में, वो शुरुआत मेरी कविता के साथ होती थी, और फिर उसके बाद क्लास चलती थी स्कूल में। तो वो है गुरु। उस गुरु ने मुझे पहली बार ये और कुछ नहीं बोला, कोई ट्रेनिंग नहीं। उस गुरु ने
सेल्फ रियलाइजेशन, मुझे सिर्फ ये सोचने पर बाध्य कर दिया कि मेरा पोटेंशियल क्या है। उन्होंने मुझे रोज मेरी कविताएं सुने, वो मैं भी समझू यार कोई तो बात है मेरे अंदर, जो ये कविताएं मेरी सुन रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद रेडियो तक पहुंचने लगी वो कविताएं उनके माध्यम से, बिल्कुल गुमनाम की तरह। मेरा कोई नाम नहीं, महीने की कमाई 112 रुपए। तो यहां से जो मोटिवेशन शुरू हुई, आज वो समझिए कि जब मुझे लगता है कि जब मैं लिख रहा होता हूं तो फिर मैं लिख रहा होता हूं, फिर और कोई नहीं लिख सकता। तो ये मेरा पावर है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छा कर रहा हूँ। भले मुझे पता कि समाज मुझसे कहीं ऊपर है, लेकिन अपने लिए, अपनी दुनिया के लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं है। तो यही मैं उन बच्चों तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि तुम में इतनी शक्ति है कि समाज के सामने कोई भी खड़ा हो, कितना ही बड़ा समाज खड़ा हो, अगर तुमने अपनी हुंकार भर दी तो वो भी तुम्हारे लिए उसी तरह तालियां बजाएंगे जैसे हमारे विवेकानंद जी के लिए वहां पर तालियां बजती रही, सिर्फ एक नमस्कार कहने पर। तो वो खाली अपनी पावर है, ऐसा मुझे लगता है। खेल, कौन सा खेल खेलते हैं? खेल बहुत सारे, वैसे जो मुझे पसंद है बास्केटबॉल और स्विमिंग मेरे फेवरेट गेम्स हैं। प्लस उसके अलावा मुझे लगता है कि शब्दों का खेल सबसे अच्छा है दुनिया में, ये ऐसा मेरा मानना है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा एक कोट लाइन जो मैं अपने लिए फील करता हूँ या मैं लिखता हूँ कहीं पर, वो यही है कि मेरा किरदार बस असरदार होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो शब्दों की जादूगरी होनी चाहिए। ड्रीम 11 भी खेला कभी? नहीं ये नहीं ये सब नहीं। ठीक नहीं, इतना भरोसा है मुझे अपने ऊपर कि सट्टा लगा के तो नहीं जीतेंगे। तो वो मेहनत पे ही करना होगा। और एक बार मैंने कहा ना, कभी कभी हालात ऐसे आ जाते हैं कि लगता है कि यार अब तो वो हो जाएगा, इतने बच्चों का बोझ ले लिया और काम ले लिया, अभी लगता है कि इस महीने तो नहीं हो पाएगा। कोविड टाइम पे बिल्कुल ऐसी स्थिति आई। ड्रीम 11 से याद आया, सेकंड टाइम का कोविड चल रहा था और हमारे कहाँ दुबई में शायद मैचेस चल रहे थे उन दिनों। दुबई था या कहीं बाहर देश में था? कहीं बाहर ही चल रहा। हाँ, तो हालात ऐसे थे मेरे कि वो पूरा लॉकडाउन बहुत ही खराब था। घर का जितना राशन स्टोर्ड था वो भी सब बट गया था बच्चों में, और ऐसा लग रहा था कि शायद अगले 1-2 महीने में अब मैं इस जितना काम लिया है जो पिछले 5 साल 6 साल से कर रहा हूँ सब छूट जाएगा। ठीक है। तो उन दिनों सब हर कोई दिख रहा है सट्टा लगा रहे हैं, सट्टा नहीं कहेंगे, चलिए एक लीगल फर्म है वो, है ना। तो ड्रीम 11 पे मैं भी चल दिया। मैंने कहा आज मैं भी 51-52 रुपए लगाई देता हूँ। उन दिनों बेरीनाग के कोई थे जो करोड़पति बन गए थे पिथौरागढ़। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा हो गया, तो मैं भी 52 रुपए लगा दिए। शाम को खबर और मैच देखने के लिए तैयार। अब शाम को जैसे ही फोन हाथ में लिया, खबर आई कि 2 लोग को कोविड हो गया और ये साल का मैच ही बंद हो गए, अब मैच ही नहीं होंगे। ठीक है। तो उस दिन पुख्ता हो गया कि कहीं ये लक्की ड्रॉ तो नहीं खुलने वाला, और अजय ओली तो नहीं जीतने कभी वाला, नहीं जीतेगा, कभी नहीं। तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत चाहिए। आप मेहनत करें तो आपका काम हो जाए, और मेहनत ना करें तो कुछ नहीं हो सकता। तो बाकी फिर उसके बाद बाकी ऊपर है परमात्मा, जो वो करे वही अच्छा। जो सब कुछ आप कर रहे हो और अजय ओली कर रहा है, सॉरी ठीक है, थोड़ा समझना कि अजय ओली जो कर रहा है उसके बाद अजय ओली की क्या कंसर्न है, क्या चिंताएं हैं? ये तो आपकी चिंताएं हैं ही हैं, ठीक है, जो दिख रहा है, जो सामने है। उसके अलावा अजय ओली की क्या कंसर्न है? देखिए, कंसर्न हर एक मुद्दा जो सामाजिक मुद्दा है वो मेरा कंसर्न है, हर एक मुद्दा। मतलब मैं बेसिकली मेरा जो काम है वो बच्चों पे है, बच्चियों पे है, ये मेरा मेन मुद्दा है। लेकिन जब मैं किसी एनिमल को देखता हूं तो मैं सोचता हूँ कुछ कर दूं यार, ठीक है ना। जब मैं देखता हूँ कि करप्शन हो रहा है तो कुछ कर दूं यार। जब मैं देखता हूँ कि मैं कहीं लाइन में लगा हूँ आधे घंटे से और पीछे से कोई आता है कहता है मैं तो इस विभाग से हूँ और उसका काम हो जाता, तो मैं सोचता हूँ कुछ कर दूं यार। ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, मैं बड़ा ही पेशेंस लेवल का इंसान हूँ। मुझे लगता है कि बहुत बार हम जंगे मैदान में कूद जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारी रणनीतियां क्या हैं। तो मुझे लगता है कि मैं एक साइलेंट किलर हूँ। मुझे धीरे धीरे काम करना है, और किसी के बुरे के लिए नहीं, समाज के भले के लिए बस। और वो किसी बुरे इंसान को रोकने से ज्यादा, किसी बुरे इंसान को गलत करने पर रोकने से ज्यादा एक ऐसी कौम तैयार करने में है जो उसको रोकने की जरूरत ना पड़े, जो खुद इतने बेहतरीन कार्य कर रहे हो कि वो खुद ब खुद रुक जाए। मेरा विश्वास इसमें है। मान लीजिए मैं कुछ गलत कर रहा हूं, कोई आके मुझे रोक दे, इससे बेहतर मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को तैयार कर दो कि गलत तो सिर्फ इतना हो रहा हो लेकिन सही करने वाले इतने हो। तो मेरा जो प्रयास है वो नेगेटिव पॉइंट की तरफ है ही नहीं। मैं जब भी, मैंने बताया कि मैं सेशंस वगैरह करता हूँ, मुझे अवेयरनेस काउंसलिंग प्रोग्राम्स और
सेशंस करना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों से मिलना बड़ा अच्छा लगता है। तो नेली 4.5 लाख बच्चों से मिला हूं मैं देश के। तो हर जगह मैं पहला जब जाता हूं बच्चों से तो मैं कहता हूं कि दुनिया में 2 चीजें हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। वो भी यही कहते हैं, मैं कहता हूं नहीं, दूसरा भी पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव नहीं है। ठीक है। ये नजरिया, ये नजरिया कि आप कैसा बना देते हैं चीजों को। अगर मैं चाहूं तो मैं किसी चीज को भी पॉजिटिव बना सकता हूँ। मतलब बहुत सारे नशा मुक्ति पे हम लोग काम करते हैं, है ना, जिला विधिक सेवा है, यहाँ पे जज साहब हैं, उनके साथ लगे रहते हैं काउंसलिंग प्रोग्राम, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काउंसलिंग प्रोग्राम। तो मैं जब देखता हूँ बहुत सारे लोग सही हो जाते हैं जो 20 साल से नशा कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब नेगेटिव तो नहीं है। पॉजिटिव करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, हर चीज पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसा मैं समझता हूं। पिथौरागढ़ में कौन कौन से नशे चल रहे हैं, पहले ये बताएं जरा। देखिए अब ये जो मुद्दा है ना, ये बड़ा ही गजब मुद्दा है कि हर चीज, मुझे नहीं लगता शायद ही कोई चीज होगी जो आपको दिल्ली में अवेलेबल है वो यहाँ नहीं अवेलेबल होगा। ठीक हो गया, सब कुछ मिलता है, सब कुछ। बट हम क्या कर सकते हैं, वही कि ऐसे लोग तैयार करें। अभी मैं चैसर गांव गया था, तो वहां मैंने देखा, वहां महिलाएं क्या करेंगे, आप सिन्ना लेकर 12 लोगों के समूह में वो महिलाएं गश्त कर रही हैं, जो पुलिस नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास पूरा जिला है। चैसर की महिलाओं के पास सिर्फ चैसर है, वो सिन्ने की ढाक लेकर और लकड़ी लेकर पूरे जिले, मतलब पूरे एरिया में गश्त कर रही हैं और कह रही हैं जो हमारे एरिया में बैठकर पहाड़ों की इन वादियों में कोई नशा करेगा या कोई गलत काम करेगा उसको वहीं बम के आएंगे हम। ये पहाड़ी जोश है। तो ये अपने हिस्से का काम है, अगर हर कोई इतना इतना कर ले। और अब मैं जब वहां गया तो बोलती अब इतना हो गया है कि हमारे घर में जो लोग पहले किया करते थे अब वो नहीं कर रहे, और कर भी रहे हैं तो बाहर कर ले रहे हैं, घर आके तमाशा एटलीस्ट नहीं कर रहे। सही है। तो मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है कि मित्र तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? मेरी पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स क्या होती है? पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? नहीं, पॉलिटिक्स क्या है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ पहले, आपको क्या लगता है पॉलिटिक्स क्या है? नहीं, मेरी नजर में तो बहुत कुछ है, आप बताएं कि आपकी पॉलिटिक्स क्या है? मेरी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का हिंदी में मतलब बताएंगे, राजनीति है ना। अब मेरी राजनीति सिर्फ यही बोलती है कि हर तरह का लोगों का एंगल है, आप किस चीज को कैसे देख रहे हैं। जो मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं या जो भी मैं समाज को देना चाहता हूं वो है त्याग की राजनीति, कि आप इस चीज से भी राजनीति कर सकते हैं, अपने चीजों का त्याग करके, अपने कामों का त्याग करके, अपने खाने का त्याग करके, जो आपके पास है उन चीजों का त्याग करके। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए सिर्फ इतना ही। ये तो अच्छी अच्छी बातें होगी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब कोई चीज मुझे इफेक्ट कर रही है वो पॉलिटिक्स की वजह से कर रही है, मेरे घर का सिलेंडर अगर महंगा हो गया या कोई भी चीज महंगी हो रही है, यार मैं तो वही काम कर रहा था, अचानक से तुमने महंगाई बढ़ाई है भाई। मैंने तो नहीं कुछ किया, मैं उतना ही कमा रहा था, वही कर रहा था और मैं बहुत सुखी था, अचानक से महंगाई तुम ऊपर ले गए। ठीक है, या कुछ भी ऐसी चीजें जो मुझे डायरेक्ट इफेक्ट कर रही हैं, तो मैं पॉलिटिक्स से तो बच नहीं सक रहा हूँ, चाहे मैं न्यूट्रल भी हूँ। तो तब वहां पे आपकी पॉलिटिक्स किधर जाती है, क्या क्या? और यहाँ पिथौरागढ़ में थोड़ा सा मेरे को लगा कि पॉलिटिकल माहौल है, और अच्छी बात है, पॉलिटिकल माहौल होना बहुत बढ़िया बात है। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरे व्यूज है, मैं नहीं चाहूंगा कि इस पे कोई अपनी टिप्पणी दे, है ना। और मैं ये भी नहीं जानता कि ये कितना सही है, हो सकता है बिल्कुल 99% गलत हो, ये 1% ही सही होगा, वो मैं हूं इसलिए अपने हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मुद्दा क्या है, गवर्नमेंट अगर किसी चीज को बढ़ा रही है तो क्या वो गलत है? वो तो उस बात पे डिपेंड करता है। नहीं है, वो बात पे डिपेंड करता है। मतलब हाँ, गवर्नमेंट की बिल्कुल उसका विचार तो अच्छा ही होगा। हाँ। पहली चीज ये मान के चल रहे हैं हम। हाँ। बहुत सारी चीजें अभी हम पहाड़ पे आएंगे तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि नहीं वो विचार भी अच्छा नहीं था, बहुत जगह गलत भी है। सही बात है, बिल्कुल। मतलब मैक्सिमम चीजें जो मैं समझता हूँ, भले वो सिलेंडर हो, बिल्कुल, भले ही मैं बात करूं जो भी नई नई तकनीक आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, या बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, वो सही है। बिल्कुल। गलत कहाँ हो रहा है? गलत ये हो रहा है कि हम जागरूक नहीं है जी। कन्याधन योजना है, कितनी जगह जाता हूँ कन्याओं के खाते ही नहीं खुले हैं। गवर्नमेंट तो 50,000 देने को तैयार है, आप क्यों नहीं खोल रहे? बीमा लाइफ इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट देने को तैयार है आपके खातों में, फ्री खातों में, लेकिन बहुतों के खाते नहीं खुले हैं। कमी कहाँ है? हमारी जागरूकता पे है। हजारों स्कीम है, इतनी सब्सिडी
कि 10 लाख का आप ब्याज ले रहे हैं और 30% आपको सब्सिडी मिल जा रही है, तो बैंक आपसे सिर्फ 7 लाख वापस ले रहा है। सरकार की तो नीतियां अच्छी रही होंगी, लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है? जागरूकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये जो 2 लेवल है, चीजों को डिलीवर करना और लोगों तक पहुंचना, अगर ये दोनों प्रॉपर चैनलाइज्ड हो जाएं तो काम हो जाएगा। हर घर योजना है, सॉरी, हर घर जल नल योजना है, जल योजना उसमें नहीं है। नल आएगा लेकिन जल नहीं आएगा। ठीक है। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं, अभी नाम लेना उतना उचित नहीं होगा, गांव की बात कर रहा हूं, बगल में गांव है, नल लगा लिया, जल नहीं आ रहा, प्रधान आया, कहा साइन कर दो, पानी आ ही जाएगा। ठीक है। जानने वाला प्रधान है, तुम पूछा, कर दिनू साइन, साइन हो गया। ठीक है। सरकार की गलती कहां है? सरकार ने तो नल लगा दिया ना। हु आर द कल्प्रिट्स? वी आर द कल्प्रिट्स। मैं तो आवाज नहीं उठा रहा, अगर मैं उसमें साइन ना करूं तो सिंपल, मैं नहीं कर रहा साइन, तो ऑटोमेटिकली कोई तो जवाबदेही लेगा। आईएएस लेगा, नहीं लेगा तो जल निगम लेगा, नहीं लेगा तो जल मंत्री लेंगे, नहीं लेंगे तो मुख्यमंत्री लेंगे, नहीं लेंगे तो प्रधानमंत्री लेंगे। लेकिन जब उनकी नॉलेज में तो साइन होकर आ गया और वो कागज पूरा मुख्यमंत्री तक गया होगा कि हर घर नल लगा है, जल आ रहा है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो चीज अप्लाई कर रहा है, मे बी पॉसिबल, ह्यूमन एरर्स हर जगह होता है, गवर्नमेंटल एरर्स भी होगा, नो डाउट, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स जो चीज उसको बढ़ावा दे रही है वो मैं हूं, वो मेरी गलती है कि मैं उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा, मैं उसमें फर्जी साइन कर दे रहा हूं कि मेरा काम तो हो गया। तो मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा जागरूकता सबसे बड़ा मुद्दा। तो जागरूक कौन करेगा? जब 70% समाज की बात कर रहे हो आप, तो जागरूक कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी या आदमी अपने आप ही प्रबोधन हो जाएगा हम ब्रह्मास्मि का? कैसे होगा ये? देखिए, अगर आज मैं एक 55 से 65 साल के वृद्ध की बात करता हूं, मैं इसको वृद्ध नहीं कहूंगा, युवा वृद्ध है ये, 55 से 65 साल का, इन्हें गूगल पे सर्च करना आता है, इन्हें यूट्यूब चलाना आता है, इन्हें राहुल गांधी ड्रीम 11 चलाना आता है, इन्हें राहुल गांधी जी, मोदी जी और तमाम नेताओं की सारी खबरें सुनना आता है। इन्हें यह देखना नहीं आता कि घर में नल कैसे आता है, इन्हें यह देखना नहीं आता कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है। इन्हें आता है, इन्हें जागरूक करने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर भी गवर्नमेंट का एक बड़ा हिस्सा, इवन मुझे नहीं पता गवर्नमेंट लेवल पे क्या होता है, लेकिन मैं जाता हूं तो मैं 10 जगह बताता हूं, और मुझे पूरा भरोसा है आप जाते होंगे तो आप भी बताते होंगे, और आप जैसे हजारों युवा हैं, लोग हैं जो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे घर में अगर मेरा कोई जानने वाला ये कर दे, ये साइन कर दे, तो मैं तो आवाज उठाऊंगा, और मुझे लगता है युवा उठाएगा। फिर भी ये चीजें हो रही हैं, तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो जागरूक करने की जरूरत नहीं है। पता है, आप बहुत देर गवर्नमेंट कर रहे हैं, और कहीं व्यूअर्स को ये ना लगे कि प्रो गवर्नमेंट बंदा है। नहीं ठीक है। तो थोड़ा खामियां बताए। देखिए, खामियां मैंने क्या बोला, मेरे लिए सब पॉजिटिव है। हाँ। मैं नेगेटिव देखता नहीं। हाँ। मैं सोचता हूं कि हम लोग खुद को इतना डेवलप करें। हाँ, जरूर मैं जिस जगह पर हूं, मैं ये समझता हूं, कभी कभी मैं देखता हूं ये चीजें कि अब खामियां हैं, ऐसा नहीं, खामियां नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा खामियां नहीं है, मैंने कहा ह्यूमन एरर्स, डिपार्टमेंटल एरर्स होना तय है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम क्या करें? मैं क्यों किसी की मैं धारचूला आपदा पीड़ित बच्चों से मिलने गया। पहले दिन अमर उजाला में खबर आई कि बच्चों के पास नहीं है कॉपी किताब। 2 दिन पहले एक खबर आई, उनका पूरा वो हो गया था। एक सेकंड बढ़िया क्वेश्चन था आपका, मजा आ रहा था। ऐसे लोग ही तो चाहिए दुनिया में। क्या था आपका? हाँ, डिपार्टमेंटल एरर्स हैं। कर दें भैया शुरू? सही है, चल रहा है अपना। डिपार्टमेंटल एरर्स हैं, नो डाउट। मैं वहां आपदा पीड़ित बच्चों से मिलने गया, पहले दिन वो अखबार में खबर पड़ी, मैंने कहा चलो गवर्नमेंट कुछ तो करेगी, या कोई तो होगा इस दुनिया में जो इन बच्चों को 4 किताबें दे सकता है। अब धारचूला हमारे लिए जाना ही पॉसिबल नहीं होता, वो भी ऐसे मौसम में। बिल्कुल। दूसरे दिन मैंने वहां से थोड़ा जुगाड़ बनाया, आसपास के लोगों से बात करी, मैंने कहा भैया कुछ हो रहा है उनके लिए, तो उस दिन कोई नहीं आया। फिर पता चला वो बच्चे तो वहां 8-10 दिन से हैं और कोई नहीं आ रहा। आज तो चलो अमर उजाला ने खबर छाप दी, है ना, बाकी अखबारों ने खबर छाप दी, तो वो अच्छा हो गया। ठीक है। तो और एक दिन वेट किया, कोई नहीं गया। 3rd डे मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, चलते हैं। तो घर वालों ने कहा कोई जरूरत नहीं है, अभी पिछले हफ्ते घर बहे हैं, लगातार बारिश हो रही। मैंने कहा छोड़ो, देखी जाएगी। तो अपने पास कोई वाहन नहीं है,
है ना, 2 पहिया वाहन है परमात्मा की दया से। तो मैंने स्कूटी पकड़ी, आगे पूरा सामान लोड किया, ठीक है, पीछे ही पूरा सामान बांधा, ठीक है, 2 लोगों को बोला पीछे से गाड़ी में आओ, हाँ, और चल दिया। पहुंच गया वहां, हम्म, और जब वहां पहुंचा तो हुजूम देखकर मेरी रूह कांप गई, और आज भी रूह कांप रही है। क्यों? वो पिछले साल के आपदा पीड़ित बच्चे आज भी कहाँ हैं? सरकार के एक कमरे में। तो डिपार्टमेंटल एरर्स हैं। वहां उनको उस दिन कॉपियां दी, कोई कुछ नहीं है। एक कॉपी देखकर जो उनके चेहरे पे मुस्कान थी, वो उससे बड़ा कोई सुकून नहीं है इस दुनिया में। वो फिर उनसे लगाव हो गया, फिर हफ्ते भर बाद फिर चले गए। इस बार क्रिकेट और फुटबॉल और बैडमिंटन और बास्केटबॉल लेके चले गए। तो जोशीमठ के बाद से जो पुनर्वास हुआ होगा उसके भी यही हालात होंगे फिर? बिल्कुल होंगे, हाँ, बिल्कुल होंगे। मैंने कहा ना, डिपार्टमेंटल एरर्स हैं। फिर अभी मैं देख रहा था कि हमारी जिला अधिकारी महोदया ने एक चेक वहां पे दिया है, कुछ लोगों को बांटे हैं, तो ये भी मजबूर होंगे कहीं ना कहीं कि ऊपर से चीजें नहीं हो रही। तो ये जो कम्युनिकेशन है, इसको करना जरूरी है। और मुझे लगता है कि अब जो इनको ये मिल रहा है 1 साल बाद, इसमें कहीं ना कहीं वही जागरूकता है जो ये करवा रही है। भले ही वो क्या कहते हैं, हमारे जो अखबार हैं उनके माध्यम से हो रही हो, मीडिया के माध्यम से हो रही हो, या कुछ लोग होंगे जो उनके लिए लड़ रहे होंगे आगे, या कुछ लोग होंगे जो उनके पास जाके कह रहे होंगे यार जब तक नहीं होता है हम कर देते हैं। तो उनको देखकर कोई तो शर्म खा रहा होगा, तो सोच रहा होगा चलो भाई अब हम इनके लिए कुछ करें। तो कुछ 1.5-2 लाख 3 लाख जो भी होगा वो चेक उनको अब धीरे धीरे मिल रहे हैं। और परमात्मा से मैं तो यही दुआ करूंगा कि जल्दी वो अपने घरों तक पहुंचे। कुछ लोगों ने वहीं पर धारचूला में ही किराए में अपना घर ले लिया है, कोई कब तक एक कमरे में रहेगा। तो बहुत सारी परेशानियां हैं समाज में, लेकिन उम्मीद है सब अच्छा होगा। अर्थ तो आ ही रहा है, धन तो मतलब आ ही रहा है, हाँ। लेकिन जीवन को अर्थ मिल पा रहा है इन गतिविधियों से। देखिए ये एक, आई एम वेरी सॉरी, एक कॉल और लेता हूं। कहाँ पे थे हम? हाँ, धन तो आ रहा है, लेकिन जीवन को अर्थ मिल पा रहा है, कुछ हासिल लग रहा है, इतना कुछ कर रहे हैं यार। देखिए, ये भी अपने आप में एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि अर्थ तो आ ही रहा है, हाँ, है ना, हाँ, तो और जीवन को अर्थ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो निरर्थक हो। हर चीज का अपना अर्थ है ना? कैसे? वही बता रहे हैं। तो जब रात को मैंने बताया आपको ना, लोगों को अभी ये लगता है, अब जो सुनेंगे नहीं, ये नहीं बोलता हूँ, गड़बड़ा जाएगा। बढ़िया, चलो चलो चलो, अगर रोक दो तो बोल दो, है ना? ठीक है, कट कर लेंगे। ये होता है ना, लोगों को लगता है कि यार बड़ा ही रुपया है, मतलब अजय जितना लाइक रुपया ना होगा नहीं किसी के पास। नियरली 50% लोगों पे ये वो है अजय। हाँ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि किस तरीके से और कहां से चीजें हो रही हैं। तो हाँ, तो अर्थ तो मिल ही रहा है, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी मिल रहा है। अब मैं असली आंसर देता हूँ जो आना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि बात अर्थ की नहीं है, बात है कि आपको नींद आती है या नहीं। आप समझ रहे हैं? सही है। बात अर्थ की नहीं है, मुद्दा है कि आपको नींद आती है या नहीं। और मुझे नींद आती है, और ऐसी नींद आती है कि मुझे बस बेड पे जाना है और 2 सेकंड में नींद। वाह। क्योंकि मैं सुबह से शाम तक निस्वार्थ और पागलों की तरह कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होता हूँ, ठीक है, चीजों को मैनेज करने के लिए, कुछ ना कुछ प्रोवाइड करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर आपको नींद सुखद आती है तो आप बिल्कुल सार्थक हैं। फिर आपको अर्थ ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नींद उसी को आ सकती है अच्छी जो संतुष्ट है, जो गलत कामों में लिप्त नहीं है। मैं लिख के दे सकता हूँ कि जो भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा गलत जा रहा होगा ना, मतलब बहुत बार मेरे साथ भी हुआ कि कभी कभार कुछ गड़बड़ कर दी, किसी के साथ कुछ गलत हो गया या मेरी वजह से हो गया, तो उस दिन मुझे भी नींद नहीं आती, ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, मैं फील करता हूं कि 99% अपनी जिंदगी का मैं सुकून के साथ सोया हूं, भले वो कोई वक्त रहा हो, कितना ही मुश्किल वक्त रहा हो, लेकिन मुझे उम्मीद रहती है कि कल कुछ होगा जिससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो अर्थ भी है और अर्थ भी है, सब सार्थक भी है। पहाड़ को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं कि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों से आपका इंटरेक्शन रहा है, बात रही है, और आगे भी बहुत सारे लोगों से आप मिलेंगे। मैं ये सोचता हूं कि मेरा जो नजरिया है पहाड़ों को लेकर, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि में यहाँ पैदा हुआ हूं मैं, पूरी एजुकेशन मेरी बाहर से हुई, सब कुछ मैंने बाहर से किया, अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डबल मास्टर्स, रिसर्च सब बाहर हुआ, ठीक है। तो इस ही नजरिए से देख रहा हूं मैं पहाड़ को कि सब छोड़कर इधर लौट आया, ठीक है, यही नजरिया है मेरा, बस। और ये नजरिया जो है ये बड़ा ही पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि
जो ये कभी आज से बहुत पहले हुआ करते थे वो अब नहीं रह गए, क्योंकि दोहन बड़ी बुरी तरीके से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं इसका हिस्सा हूँ, इसका पुत्र हूँ, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं इसकी डेवलपमेंट में या इसके अच्छे में कुछ ना कुछ ऐसा करूं जो मेरी तरफ से अच्छा हो जाए। तो उसी के लिए मैं आया हूं, और जो मैं अपने स्तर से कर पाऊंगा, भले वो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए हो, प्रकृति के लिए हो, पेड़ों के लिए हो, धरा के लिए हो, किसी के लिए भी हो, वो मैं सर्वस्व करने का प्रयास करूंगा पूरा। ये जो दिख रही है, देख ही रहे होंगे आप, आपने इतना, इसके अलावा जो नहीं दिख रहा है, क्या अजय ओली उसको देख पा रहे हैं? कि कुछ अलग देखा अजय ओली ने? देखिए, बहुत कुछ है जो नहीं दिखता। वही जानना चाह रहे हैं हम आपसे। हाँ, और ये आएगा। नहीं, अच्छी बात है, बहुत कुछ है। मैं ऐसी कोई बात ही नहीं करता जहां पर डर लगा जाए, ठीक है, या जहां पर जो किसी के अगेंस्ट हो। मैंने कहा ना, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, मैं सबके साथ हूँ, लेकिन मेरा काम सही होना चाहिए, वो इंसान सही होना चाहिए, बस। तो बहुत सारी चीजें हैं जो दिखती नहीं है। नदियां पहले चौड़ी थी, अब छोटी हो रही, ऑटोमेटिक सी बात है, कोई कंसिडरेशन नहीं करेगा इस चीज को। लेकिन ये क्यों हो रहा है? वो जो पहले बहुत बड़ी बड़ी खदानें हुआ करती थी, जो पहाड़ पहले इतने चौड़े हुआ करते थे, अब इतने से रह गए, तो पत्थर कहीं ना कहीं चला ही गया होगा, ठीक है, वो मिट्टी कहीं निकाली ही गई होगी, वो नदियों का पानी कहीं ना कहीं तो सप्लाई हो ही रहा होगा, ठीक है। हमारे यहाँ इतने अच्छे लोग भी हैं कि घर का पानी भरकर पैक्ड वाटर दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो समस्याएं हैं, या जो शहरीकरण की आप बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जरूर चीजों को प्रभावित कर रहा है। लेकिन बहुत सारी अच्छी चीजें ही मैं देखता हूँ जो लोग कर रहे हैं। मैं मतलब अपने एग्जाम्पल के तौर पे लूं तो मैं आज कहीं खबर पढ़ रहा था कि बहुत सारे स्वान हो गए हैं जो लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हैं, काट दे रहे हैं, बच्चों को घर ले जाया जा रहा है। ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है कि कैसे भी उन डॉग्स को हटाया जाए। लेकिन मैं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी देख रहा हूं कि पहाड़ों पे जो पहले नहीं होता था, आजकल लगभग हर तीसरा घर स्ट्रीट डॉग्स को पालने का काम शुरू कर रहा है। पहले मैं नहीं करता था अपने घरों पे या अपने आंगन में पेड़ लगाना या पौधे लगाना, ठीक है। मैं जानता हूं कि हजारों देवदार या हजारों चीड़ काटे जा रहे हैं, मुझे पता है कि उनका कुछ गलत भी हो रहा होगा, मुझे नहीं। लेकिन मुझे ये पता चलने लगा है कि मैंने अपने घर के आंगन में 22 पौधे लगाए हैं। और इस बार अब आपने बात रखी दी है तो मैं बोल देता हूं, ऐसे आज ही इसका हमारा इनॉग्रेशन भी होना था। हम लोग इस बार हम राखी बनाते हैं, हमारे बच्चे हैंडमेड राखीज बनाते हैं, ठीक है ना। ये 7-8 साल से हमारा काम चल रहा है। तो नियरली भारत के, और किसी को पता नहीं है, ये वही बातें हैं पिथौरागढ़ मुझे पता नहीं चलती है ना। तो नियरली 1.25 लाख राखियां हमारे पूरे देश और विदेश में जाती हैं, ठीक है ना। और अब लोग कहते हैं कहाँ से काम कर रहे हो, गवर्नमेंट के साथ कोई काम नहीं, प्रोजेक्ट तुम्हारे पास एक नहीं, रुपया आता नहीं। अजय स्किल डेवलपमेंट करता है, मेरा काम परिपक्वता पर्याप्त करना है, तैयार करना है। मेरे बच्चे खुद करते हैं सब, वो हर एक चीज जो उनकी नेसेसिटी है वो खुद तैयार करते हैं, ठीक है। जितने बच्चे मेरे घर पे रहते हैं उनकी सब्जी मेरे ही खेतों में पैदा होती है मैक्सिमम, और बच्चे कुछ अच्छे लोग हैं वो खुद ही दे जाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे घर पे भी हैं? हाँ। कितने बच्चे? अभी हमारे पास 8 बच्चे अडॉप्टेड हैं, हाँ, जो मेरे साथ ही रहते हैं, ठीक है ना। हाँ। तो उनका खाना पीना रहना, ठीक है, घर मेरा है, हाँ, तो रेंट कुछ नहीं, हाँ, खाना मेरा है, हाँ, तो मेरे बगल में खाते हैं। हाँ, अभी शादी को 2 ही महीने हुए ना? 2 ही महीने, कोई बात नहीं। देख, कोई शादी हुई इसी उस पे थी। अच्छा, इन शर्तों पे हाँ, हुई थी? नहीं, शर्तें नहीं, बस बता दिया था कि मेरा काम क्या है ना। और किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं, परमात्मा की दया से हर चीज की व्यवस्था पहले से, ठीक है। उन बच्चों के अपने बिस्तर हैं और बेहतरीन तरीके से सोते हैं, लेकिन हैं मेरे बगल में, ठीक है। तो मुद्दा सिर्फ इतना है कि आप चीजें करते कैसे हैं, स्किल डेवलपमेंट है। तो अभी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सीड राखीज, प्लांटेबल राखीज। पेड़ कट रहे हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या ही कर लूं, बड़े बड़े ठेकेदार कुछ नहीं कर पा रहे। तो मैंने कहा कुछ तो करूंगा, क्योंकि मैं वीर रस का कवि हूं कहीं कहीं पर, तो कहीं कहीं पर मुझे कुछ तो करना है, ठीक है। तो मैंने कहा इस बार जो मेरी 1.5 लाख राखियां, 1.25 लाख राखियां जा रही हैं, उसमें से 15,000 राखियां सीड राखियां देता हूं। करना सिर्फ इतना है, पहनने के बाद उन राखियों को जमीन पे बो दीजिए, ठीक है, पेड़ अपने आप पैदा हो जाएगा। अच्छा, तो जहां पेड़ कट रहे हैं मैं वहां पेड़ बढ़ाने का काम करता हूं। और जब एक बहन एक भाई को एक राखी देती है और सिर्फ इतना कह देगी कि ये मेरी निशानी है, इसको फेंकना ऐसे नहीं, बो देना,
तो इतना तो कर देगा भाई, इतने तो मूर्ख नहीं हम लोग, है ना, इतना तो कर देंगे। तो अभी तक मैंने कहीं ये बात बोली नहीं थी, आज ही मैं सोचा था लॉन्च करूंगा, आपके यहाँ बोल दिया। खैर वीडियो कल परसों ही आएगी। ठीक है ना, तो ये है फील हमारा। जावड़ा आदमी लग रहे हो यार आप तो। अब तो मेरे को क्वेश्चन पूछने में भी डर सा लग रहा है। नहीं आप पूछे, मजा आ रहा है। अच्छा, अच्छी बात है। मेरे को लग रहा है कि आप 7-8 साल से आप यहाँ पे हैं जी, पिथौरागढ़ पे। आप और बचपन में भी रहे? बचपन में रहा। कितने साल? पैदा यहीं हुआ मैं। हाँ करीब 2 साल यहीं रहा, 3 साल यहीं रहा मैं। हाँ उसके बाद मेरी 6th क्लास यहीं से हुई। जब गुजरात में भूकंप आया था 2006 में, तो फादर आर्मी में थे, तो उनका कहीं और वो हो गया, गुजरात चले गए वो तो हेल्पिंग उस पे बटालियन में। तो वहाँ कोई देखने वाला नहीं था और शरारती थे हम लोग। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम बीमार पड़ोगे, मम्मी को परेशान करो, घर जाओ चुपचाप। तो यहाँ भेज दिया गया। तो 6ठी क्लास पिथौरागढ़ से पढ़ी। तभी तो कह रहा हूँ, जो तब पिथौरागढ़ देखा था, है ना, वो अब नहीं है। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। वो अब नहीं कि है। मौसम को बदलते कैसे देख रहे हो? अगर आप पिछला भूल भी जाओ, ये 7-8 साल में भी कुछ चेंज तो देख ही रहोगे। नहीं, बहुत 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 चेंजेस हैं। हाँ। बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। हाँ। मतलब देखिए, ऐसा है कि चेंजेस आर द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है ना, बदलाव प्रकृति का नियम है, ये होने हैं। बस उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगर वही वाला है, अगर डिफॉरेस्टेशन है तो एफॉरेस्टेशन भी हो जाए। आप, है ना, अब घर बनाने हैं, खिड़कियां चाहिए, लकड़ी तो कटेगी, लगा दीजिए 4 पेड़, काम हो जाएगा। तब आबो हवा भी सही रहेगी, ऑक्सीजन भी प्रॉपर ले पाएंगे। और ज्यादा वक्त है नहीं। मैं बताऊं कि अभी हमारे यहाँ पहले ये होता था कि गांव में कौन ही रहेगा। अभी हमारे ही गांव में जितने लोग थे, जो पहले भाबर कुनाल में, हाँ भाबर कुनाल, तो वहां के सारा लोग आकर जमीन ले लिए गांव में। अब ठीक है, कह रहे क्या पता कब आना पड़ जाए। तो ज्यादा वक्त नहीं है रिवर्स माइग्रेशन होने में। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं है। जो लू 42-48 डिग्री टेम्परेचर में छाती चीर के इंसान को 12 दिन हॉस्पिटल पहुंचा रही है, वही शीतल हवा उन गर्मियों में भी यहाँ जन्नत प्रदान करती है। तो मुझे लगता है कि इंसान की साइकिल है, हमने बचपन में पढ़ा था, एनवायरमेंटल साइकिल, बस सब उसी साइकिल के तौर पे चल रहा है। वो अमिताभ बच्चन जी वो बेल बॉटम पहन के घुमा करते थे, फिर हम जब थोड़ा 10th 11th में पहुंचे, हमने ये कौन पहनता है, एकदम वो वाली जीन्स पहनो जो एंकल पे आती है। अब आप देखिए, वही जमाना आ गया है बेल बॉटम का। अब प्लाजो उतर आए हैं महिलाओं के लिए, लड़के फैली जीन्स पहनने लग गए। तो ये सब साइकिल है। बिल्कुल, जैसे बाहर भागे थे आज से 10, 20, 50 साल पहले, वैसे ही भाग के यहीं आ जाना है सबको, ये कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो इसकी कीमत है वो लोग समझेंगे और उस हिसाब से चीजें सही होंगी। भले वो मैं गांव की बात करूं या शहरों की बात करूं, और बहुत ज्यादा वो नहीं होगा, पलायन नहीं होगा आने वाले टाइम पर। सिर्फ गवर्नमेंटल जो वही है ना, जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो सही हो जाए, माइग्रेशन के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है गवर्नमेंट, अगर वो सही जगह लग जाए, माइग्रेशन के लिए रिवर्स माइग्रेशन के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है, सॉरी। तो है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर वो जितनी भी चीजें हैं वो सही लाइन पे आ जाएं तो काम हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है, लेकिन उम्मीद है होगा, कर लेंगे। और इतना सशक्त युवा है, मैं नहीं जानता बाकी। सशक्त युवा तो नशे में डूबा है। सशक्त युवा बेरोजगार है। सशक्त युवा सड़कों पे सर फुड़वा रहा है। नहीं, बिल्कुल कहाँ सशक्त युवा है? सशक्त है, ऐसा नहीं है। सबसे युवा इंसान वही है पिथौरागढ़ का जिसका सबसे बड़ा प्रोटीन सेंटर है पिथौरागढ़ में। नाम वाम नहीं लेता किसी का, ठीक है ना, वो भी युवा है। हम तो जानते भी नहीं है। हाँ, नहीं मतलब सुनने वाले भी जान जाए, ना जाने क्या करना। वही सबसे सशक्त युवा है। हाँ, वो भी यूथ है। हाँ, लेकिन वो नशे की तरफ नहीं भागा। हाँ, उसको जॉब नहीं मिली। हाँ, तो उसने क्या किया? हाँ, उसने अपना काम शुरू किया। ठीक है, जॉब्स हैं, हमें करने की जरूरत है। मेरे पास भी नहीं थी। बैठा, 4 बच्चे को बिठाया, मैंने कहा चलो पढ़ो 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 पढ़ो, आएगा तुमको। पेरेंट्स ने देखा, वाह गजब कर रहा है, हो गया, रोजगार मिल गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं? और दुनिया भर के लोग ऐसे हैं, दुनिया भर के। अभी वो MBA चाय वाला, ओयो रूम्स, कौन सा, किसको गवर्नमेंट ने जॉब दे दिया? एक गवर्नमेंट ये है
कि जिन स्कूलों से ये युवा निकल रहे हैं ना, उन स्कूलों की हालत ये है कि इस लेवल की थिंकिंग नहीं डेवलप कर पाएंगे। तो ये एमबीए चाय वाला स्कूलों की हालत, स्कूलों से जो प्रोडक्ट निकल रहा है ना, वो आउटपुट जो है वो एक्यूमुलेशन है बेसिकली। यही आपका आंसर है हमारे लिए। हाँ। इसीलिए तो हमारा स्कूल खुला है। और अच्छा, इसको बढ़ाने का भी कोई विचार है आपका? किसको? स्कूल को बढ़ाने का? बढ़ा दिया, दूसरी ब्रांच ले ली पंडा में। मतलब ब्रांच बोले तो इसी का नहीं, एज ना आप 7 साल तक ले रहे हैं। नहीं, बताया ना मैंने, 12 तक के लिए कर दिया अभी। अच्छा। हाँ, वो पहला बैच वो 7 निकल के जाएगा बस, आपकी आंखों के बस, सामने। बस। कब निकलेगा? लगेगा टाइम। हाँ। लेकिन मैं इतना इंतजार करने वाला इंसान हूं नहीं। मेरे पे पेशेंस है। अगर कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है तो मैं रिजल्ट ओरिएंटेड इंसान हूँ। और आप समझिए कि बहुत कम टाइम में रिजल्ट आएगा। किसी बच्चे को बड़ा होने की जरूरत नहीं है कुछ अच्छा करने के लिए। अब आप तो जुड़े ही हुए हैं। 3 महीने में 2 ऐसी चीजें आप सुनेंगे, आप कहेंगे वाह ये कुछ तो यार बेटा अच्छा हो रहा है काम दुनिया में। सिर्फ बात इतनी सी, सिर्फ 2 काम। ठीक है। और दोनों जो करेगा, एक की उम्र 14.5 साल, बच्चा मेरा, और दूसरे जो बच्चे हैं वो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस हैं, उनकी उम्र 5, 6, 7। ठीक है। और वो हुआ नहीं होगा पिथौरागढ़ में। जो 14 इयर्स वाला है वो वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ होगा, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा। तो हम तो आपको शुभकामनाएं दे सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, एक बार इस कैमरे में देख के आप ना अनुभव बताइए कि कैसा लगा बातचीत करके, फिर मैं आपसे एक कविता सुनूंगा। देखिए, मैं आपको बताऊं तो जब मैं आपसे मिला तो उससे पहले बहुत ज्यादा हमारा जानकारी था नहीं। तो नाम सुना था, वो कविता सुनी थी आपकी। तो परसों जब मुलाकात हुई तो मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है, 2-3 लोगों ने आपके बारे में बताया, संतोष जी बता रहे थे। तो आज जब आपसे रूबरू होने का मौका मिला तो बेहद अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि इस तरह का बातचीत आज तक मेरा किसी ने किया नहीं। और लगभग भारत के मैक्सिमम शहरों में जाता हूँ, बहुत सारे अखबारों से बातचीत होती है, बहुत इंटरव्यूज होते हैं, बहुत रेडियो चैनल से इंटरव्यूज करते हैं। हर कोई मिर्ची मसाले की स्टोरी जानना चाहता है, लेकिन इतनी बातें कभी किसी से करने का मौका नहीं मिला जिस बेहतरीन अंदाज में आपने आज बात करी है और जिन मुद्दों पे आपने बात करी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो समाज के लिए बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुंदर होंगे, और इससे समाज को बहुत कुछ मिलेगा। अब क्योंकि मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं था तो हो सकता है मैं आंसर अच्छे ना दे पाया हूँ, लेकिन अद्भुत हैं आप। मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मुझे एक कविता सुनाए आप। देखिए, कविता एक रोमांटिक सुना दो और एक वीर रस की सुना दो। अच्छी, लेकिन अच्छी लगेगी आपको। कुछ रूखा सा कुछ टूटा दिखता है, कुछ रूखा सा कुछ टूटा दिखता है, मैंने देखा है उसे वो अच्छा दिखता है। कुछ रूखा सा कुछ टूटा दिखता है, मैंने देखा है उसे वो अच्छा दिखता है। उसका गुरूर मगर कुछ बढ़ गया है शायद, उसका गुरूर मगर कुछ। ये कविता जो है हर किसी के लिए है, हर किसी को टच करती भी जाएगी अगर आप फील कर पाए तो। उसका गुरूर मगर कुछ बढ़ गया है शायद, उसे हर कोई अपने सामने बच्चा दिखता है। उसका गुरूर कुछ बढ़ गया है शायद, उसे हर कोई अपने सामने बच्चा दिखता है। सियासत के रंग में पूरा रंग चुका है वो, सियासत के रंग में पूरा रंग चुका है वो, उसे हर कहीं अब पैसा दिखता है। सियासत के रंग में पूरा रंग चुका है वो। ये बर्बादी में भी कोई कुछ भूल क्यों नहीं रहा, ये लॉकडाउन में लिखी कविता है। ये बर्बादी में भी कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा, मुझे इसमें जरूर कुछ मसला दिखता है। और मैं बहती लाशों से बातें कर लेता हूँ, और मैं बहती लाशों से बातें कर लेता हूँ। मुझे हर कोई जिंदा दिखता है। सुनो, मैं जब भी कुछ करता हूँ बर्बाद हो जाता हूँ। लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन से जस्ट पहले मैंने पहली लाइब्रेरी खोली। 1 महीने बाद लॉकडाउन लग गया, लाइब्रेरी बंद। ठीक है। लॉकडाउन खत्म हुआ, मैंने कहा यार अब दूसरी खोल देता हूँ, ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करूंगा। दूसरी खोली, तीसरे महीने दूसरा लॉकडाउन लग गया, फिर लाइब्रेरी बंद। तो उस वक्त ये कविता लिखी है कि मैं बहती लाशों से भी बातें कर लेता हूँ, मुझे हर कोई जिंदा दिखता है। सुनो, मैं जब भी कुछ करता हूँ बर्बाद हो जाता हूँ। मैं जब भी कुछ करता हूँ बर्बाद हो जाता हूँ, मुझे अपनी किस्मत में कुछ लफड़ा दिखता है। ये कविता है बस। और आईपीएल में भी, हाँ, ड्रीम 11 में भी लफड़ा दिखता है। ड्रीम 11 में मतलब काफी रुपया लगाया आपने। अरे हमारी तो मत पूछिए, हमने तो सब कुछ लुटा दिया ड्रीम 11 में।